नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम गपशप में। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जो कि हमारे जो भी लोग स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुए, आज़ादी को आगे बढ़ाया, उनके लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है और उसी रूप में मनाया जा रहा है। तो सभी लोगों को याद करते हुए हम अपना ये प्रोग्राम शुरू करते हैं और आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम गपशप में। जैसे कि आपको पता है कि हम हर बार हर बुधवार को और रविवार को किसी न किसी शख्सियत के साथ बातें करते हैं, गपशप करते हैं। तो आज हमारे बीच हैं सुश्री डॉक्टर संगीता गुंदेचा जी। आप हिंदी कवित्री, कथाकार और भारतीय शास्त्रीय रंगमंच की विदुषी संगीता गुंदेचा जी इन दिनों केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय भोपाल में सहायक आचार्य हैं, जहां आपने नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र की संस्थापक संयोजक के रूप में रंगमंडल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया और केंद्र के लिए वत्स राज के हाथ से चुनी मणि का निर्देशन किया। आपने नाट्यशास्त्र संवत पूर्व का निर्देशन भी किया और 2019 में रंगकर्मी कोलकाता के लिए कालिदास के मेघदूत का नाट्य रूपांतरण श्री पी.आर. भट्टाचार्य जी के साथ संयुक्त निर्देशन में करते हुए संस्कृत, बंग और हिंदी इन 3 भाषाओं में प्रस्तुति की है। तो आपने बहुत सारे काम किया है अलग-अलग भाषाओं में और बहुत सारा आपका शोध वर्क है। आपने देश-विदेश में जा के जो हमारा क्लासिकल ड्रामा है, उसके बारे में वर्कशॉप्स ली हैं, उसको लोगों को पढ़ाया है। तो चलिए मैडम से मिलते हैं और इंडियन क्लासिकल ड्रामा से मैम का रुझाव कैसे हुआ, किस तरह से मैम जुड़ी और मैम के क्या-क्या काम है उसके बारे में बातें करते हैं। और किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो यहाँ लिख सकता है, हम मैम से पूछेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए मैम को बुलाता हूँ। मैम नमस्कार। नमस्कार। गोविंद, आपको और हमारे जो श्रोता दर्शक हैं उनको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है कि मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ कुछ अपनी हम लोग गपशप करेंगे, यहाँ बैठ के कुछ बातचीत करेंगे। तो मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने ये अवसर मुझे दिया। नहीं मैम, आपका बहुत-बहुत मतलब धन्यवाद कि आपने टाइम निकाल के कहा कि नहीं गोविंद, हम बात करेंगे नाट्यशास्त्र के ऊपर कि मतलब और आपके इतने सारे काम हैं, इतने सारे लेख हैं और अपने देश-विदेश हर जगह जाके वर्कशॉप्स की हैं, नाट्यशास्त्र को इतना प्रमोट किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी उस चीज़ के बारे में जानें, क्योंकि जब भी हम लोग थिएटर की बात करते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है नाट्यशास्त्र। तो उसको समझना, हम सबको उसके बारे में जानना, उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें समृद्ध करता है, हमें अपने आर्ट और कल्चर में बिल्कुल। आगे बढ़ाने में मदद करता है मैम। तो आपने उस पे बहुत काम बिल्कुल। किया है। तो आपको सुन के हम सबको बहुत, और जो लोग भी जुड़ रहे हैं उन सबको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा मैम। तो आपका बहुत-बहुत आभार है मैम कि आप आए। थैंक यू। थैंक यू। तो मैम यहीं से शुरू करते हैं मैम। मतलब मैं शुरू क्या मतलब मैं जानना चाहूँगा, बड़ी जिज्ञासा है मेरे मन में कि आपका जी। नाट्यशास्त्रों के नाट्यशास्त्र से लोग भागते हैं, नाट्यशास्त्र से दूर होते हैं, उससे जुड़ाव बड़ा जी। कम होता है ना? जी। कि थोड़ा-सा पढ़ लिया तो उनको लगता है बहुत कुछ जान लिया। तो आपका जी। कैसे रुझान हुआ, किस तरह से आप नाट्यशास्त्र से जुड़े मैम? और अच्छा। जी अच्छा। मैम। ऐसा है कि जो मेरा जो जन्म है वो उज्जैनी का है। तो हमारे जो मेरे जो पिताजी थे वो वहाँ पर एक रंगकर्मी रहे हैं, प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी। उनके साथ वो बहुत मेरे पिता को सब काका कहते थे। वो बड़ी उम्र में जाके रंगमंडल से जुड़े। तो युवा लोगों के साथ वो नाटक करते थे, जिसमें लोकेन त्रिवेदी जी, हाफिज खान साहब,
ये सब लोग साथ में थे, और वो वहाँ प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी के रंगमंडल में थे। और साथ ही आपको तो पता है कि देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन कालिदास समारोह का उद्घाटन होता है, और वो एक सप्ताह भर वो पूरा समारोह चलता है। तो उसमें हमको हम बहुत छोटे छोटे थे, तो हमारे पिता जो हैं हमको वहाँ ले जाते थे, वो नाटक देखने, संगीत सुनने, व्याख्यान सुनने। तो मैं इसको इस तरह कहूंगी कि बहुत छोटे थे तो नींद भी आ जाती थी, तो हमने सोते सोते पनिक्कर जी के, रतनश्याम साहब के नाटक देखे हमने। मतलब जो ठाकुर जयदेव सिंह जी हैं उनका व्याख्यान सुना, और मल्लिकार्जुन मंसूर, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर, इन सबको हमने बचपन में कालिदास समारोह में इस रूप में, मतलब बहुत छोटे थे, कभी नींद भी आ जाती थी। तो इस तरह का जो संस्कार है वो बचपन से रहा। और फिर मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं उन्होंने उनको ये हमेशा से पता था कि जो भारत है इसमें बहुत बहुत सारी जो पांडुलिपियां हैं ग्रंथों की, या बहुत सारा जो हमारा जो साहित्य है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मतलब बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, और विदुषी जो कपिला वात्स्यायन जी थी उन्होंने तो उसकी संख्या बहुत अधिक बताई है। तो मेरे पिताजी को हमेशा इस बात का उनको वो हमेशा ये सोचते थे कि मैं संस्कृत विषय में कार्य करूं और इसमें जाके और कुछ करूं। ये उनको एग्जैक्टली उनको बहुत, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम नाट्य शास्त्र में काम करो या म्यूजिकोलॉजी में। बेसिकली हालांकि उनकी इच्छा तो ये थी कि कुछ म्यूजिकोलॉजी पर मैं काम करूं, लेकिन फिर भी मेरे अपनी जो रुचि थी वो नाटक की ओर शुरू से इन सब कारणों से जो मैंने आपको बताए, इन कारणों से अधिक रही। गोविंद, मैं हूं मैम। जी जी। तो यही कारण था कि बचपन से हम पनिक्कर जी के, हबीब साहब के, रतनश्याम साहब के नाटक देखते हुए आ रहे थे। विदुषी प्रेमलता शर्मा जी का व्याख्यान सुनते थे, ठाकुर जयदेव सिंह को सुनते थे। जी इन सब कारणों से इसका कहीं ना कहीं चीजों को बहुत साफ साफ बता सकना मुश्किल होता है जी कि मैम। हम ऐसे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या हम जी ऐसे ये इस विषय में कैसे आए। लेकिन आप कहीं कहीं उसके संकेत ट्रेस कर सकते हैं कि ये कारण शायद रहा होगा। जी जी मैम, वो तो बिल्कुल सही है कि मतलब कुछ कारण तो होते हैं। तो जी मैम एक चीज़ हमेशा जो दिक्कत होती है ना कि मतलब क्योंकि नाटक को माना जाता है ना कि पढ़ाना तो एक पोर्शन तो है ही है, उसके साथ करने जी की भी बात होती है। तो जी उन दोनों का सामंजस्य कैसे आपने बैठाया मैम? कि मतलब आपने तो प्ले भी डायरेक्ट किए हैं बहुत सारे, जी जी। है ना? तो देखिए कैसे? जी। जी जी जी, आप पहले आप बोलिए। नहीं नहीं मैम, बोल दिया मैंने कि यही मतलब उन दोनों के सामंजस्य को कैसे आप बैठाते हो, क्योंकि हो क्या रहा है ना मैम आज के समय में कि बहुत सारे लोग क्लासिकल ड्रामा करते हैं, लेकिन वो शायद वो टेक्स्ट को लेके ही क्लासिकल मान लेते हैं। उसमें क्लासिकल बिल्कुल ऐसा क्या होता है जो क्लासिकल कहलाता है कोई भी प्ले? क्योंकि ठीक हम कोई बात। मॉडर्न प्ले भी लें तो क्लासिकल बन सकता है, तो क्या एलिमेंट है, हम्म। क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्लासिकल बनता है? जी। ऐसा है कि पहला प्रश्न तो आपने ये पूछा कि सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। तो देखिए, मैंने तो पहले महाकवि भास पर शोध किया, और उस महाकवि भास पर शोध के कारण मैं जो हमारे समय के, ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि हमारे समय के जो महान रंगकर्मी हैं, कावालम नारायण पनिक्कर जी, रतन श्याम साहब, हबीब तनवीर साहब,
उनसे, उनके नाटकों को देखने का, उनसे बातचीत करने का और उनसे उनके सानिध्य में रहने का जो है सौभाग्य मिला। आपने देखा होगा गोविंद के जो मेरी नाट्य दर्शन पुस्तक है, उसमें इन तीनों रंगकर्मियों से बातचीत है नाट्यशास्त्र को लेकर। और इनका जो अपना ट्रेडिशन है, जैसे मान लीजिए केरल का नाट्यशास्त्र के क्या साथ क्या संबंध बनता है, या रतन ध्यान साहब उसको कैसे देखते हैं, या हबीब तनवीर साहब उसको कैसे देखते हैं। जैसे हबीब साहब ने तो कहा कि जो शुरुआत में जो आग जलाते थे, उनका तात्पर्य यज्ञों से था कि आग जला के जो मंत्र वगैरह पढ़े जाते थे, वहां से वो नाटक की शुरुआत मानते हैं, और फिर वो बक्का नालिया तक की बात करते हैं। इसी तरह जो हम अगर रतन जी से बात करें तो वो अनुष्ठान जो हैं, उनमें वो जो अंतश्चेतना आ गई है, उन अनुष्ठानों को, अपने यहाँ के जो अनुष्ठान है उनको लेकर वो नाटक करते हैं और वो नाट्यशास्त्र से उसका संबंध बनाते हैं। इसी तरह पनिक्कर जी जो है वो केरल की जो स्थानीय परंपराएं हैं, जैसे कुड़ियाट्टम है और भी जो अन्य परंपराएं हैं, जैसे लोक परंपराएं हैं, थय्यम है, थुल्लल है, इन सब को इन सब का संबंध देखते हैं हम शास्त्र से। तो वास्तव में कहा जाए तो नाट्य शास्त्र को जो डिकोड करना है वो हम इन्हीं सब माध्यमों से कर सकते हैं। यानी देखिए, वो ईसा पूर्व 3री-4थी सदी में लिखा गया एक ग्रंथ है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए अगर उसके 28वें चैप्टर को हम देखें, 28वें अध्याय को, जो कि संगीत पर आधारित है, तो जिस संगीत की चर्चा नाट्यशास्त्र में की गई है और जो संगीत आज होता है, उसका कोई वैसा संबंध सीधा नहीं दिखाई देता। मतलब उसको हम जोड़ के उसको उस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें तो जाति संगीत की बातचीत है, और अभी जो संगीत होता है वो राग संगीत पर आधारित है। तो वो एक डिस्टेंस है, वो मैं कहूंगी कि वो नाट्यशास्त्र में भी रहता है जब हम उसको पढ़ते हैं शुरुआती दौर में। लेकिन अगर इन बड़े लोगों को देखें, जैसे हम पनिक्कर जी को देखें, रतन जी को देखें, हबीब तनवीर जी को देखें, तो इन्होंने एक तो लोक से शास्त्र का, नाट्य शास्त्र का संबंध बिठाया। जैसे हबीब साहब ने छत्तीसगढ़ का जो नाचा था, उसमें जो एलाबोरेशन, जो विस्तार करने की क्षमता है, उसका संबंध जोड़ा और उसी को बहुत खूबसूरती के साथ वो अपने रंग कर्म में लाए कि कैसे एक ही उनको थीम मिल जाती है और वो फिर रात रात भर एक थीम मिल गई कि राजा के घर नून नहीं, राजा के घर नमक नहीं है, बस एक वाक्य बोल दिया और उसको लेकर बहुत सारे अभिनेता रात भर लोगों के सामने नाचा पेश करते रहते हैं। तो वहां जो है एक तरह से देखा जाए तो ये जो एलाबोरेशन करने की जो क्षमता है, एलाबोरेशन करने का जो विचार है, उसको उन्होंने वहां ग्रहण किया और उसमें हम उसको देखते हैं, वो रेखांकित होता है। फिर ऐसे ही यदि हम देखें, आप हम केरल की बात करें, कुड़ियाट्टम में आप चले जाएं तो कुड़ियाट्टम एक डांस ड्रामा, नृत्य और रंगमंच दोनों फॉर्म है वो। तो उसमें हम नृत्य तो देखते ही हैं, लेकिन हमारा प्राचीन रंगमंच यानी हमारा जो नाटक है वो कैसे हुआ करता था। मान लीजिए ये कहा महाकवि भास ने, ये कहा कि बगुलियों की पंक्ति आकाश में उड़ी चली जा रही है, ठीक है। इस एक वाक्य को कुड़ियाट्टम का अगर कोई कलाकार है, उसको वो 2 घंटे तक इस एक वाक्य का अभिनय कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है ये अभिनय, कि वो विस्तार करता है कि बगुलियों की पंक्ति आकाश में है, फिर एक पंक्ति सड़क की एक पंक्ति है, फिर ये एक सांस की एक पंक्ति है, तो वो सबका अभिनय करता है। वो पंक्ति जो भाव है उसको ग्रहण करके उसका विस्तार करने लगता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि
जो नाट्यशास्त्र है उसका संबंध आज भी जो प्रयोग हो रहे हैं उनसे हम जोड़कर देखना चाहेंगे, तभी हमें वो दिखेगा। दूसरा, जो लोक हमारे यहाँ का की विद्याएं हैं, लोक रंगमंच है, लोक संगीत है, उनमें वो बिखरा हुआ है। उसमें आदरणीय श्री रतन थियाम का बहुत सुंदर कहना है कि वो मान लीजिए कि एक बड़ा आईना था और वो आईना जब टूटा तो वो बिखर गया। अब ये जो बिखरे हुए जो सारे रूप हैं भारत में विभिन्न विधाओं के, उनमें वो फैला हुआ है। तो नाट्यशास्त्र को हम विभिन्न स्रोतों से, लोक रंगमंच से जो अभी प्रैक्टिस हो रही है, जो प्राचीन काल का जो कुड़िया अट्टम है, मतलब प्राचीन काल का है लेकिन वो बहुत समकालीन भी है। उसमें प्राचीन काल का है, उसके उसका जो आरंभ जो है वो मतलब कुड़ियाट्टम का जो रंगमंच है, जो मंदिरों में जो कुत्तम बनाया जाता था, उसके ट्रेसेस हमें 9वीं शताब्दी तक मिलते हैं कि 9वीं शताब्दी तक का बना हुआ जो कुत्तम है वो हमारे समक्ष है। तो इन सारी चीजों को जब हम जोड़ के देखेंगे, इन सारी बिखरी हुई चीजों को हम जोड़ के देखेंगे तो हम नाट्यशास्त्र के साथ सामंजस्य या उसको समग्रता में अगर हमें देखना है तो इन सब चीजों को आपस में हमें जोड़ना पड़ेगा। तो आपने जब कहा कि मैं कैसे सामंजस्य बिठाती हूँ, तो मेरा सामंजस्य बिठाने का यही तरीका है कि भाई मान लीजिए कोई एक नाटक लिया, हास्य चूड़ामणि, तो हास्य चूड़ामणि नाटक, ये बात तय है कि वो संस्कृत में लिखा हुआ नाटक है, लेकिन उसको अगर नाट्यशास्त्रीय तरीके से करना है, जैसे संस्कृत के नाटक लोग उठाते हैं और वो यथार्थवादी शैली में उनको करने लगते हैं, तो वहां फिर वो नाट्यशास्त्र सम्मत नाटक नहीं होगा। उसमें आपको अभिनय लाना पड़ेगा, नृत्य लाना पड़ेगा आपको। उसमें जो करण अंगहार है, मंडल है, चारी है, इन सब का उपयोग करते हुए, ये क्यों है कर्ण? क्योंकि मान लीजिए किसी एक करण से किसी भाव की अभिव्यक्ति हो, तो ये जो करण, अंगहार, मंडल, ये सारे समझ लीजिए एक करण है, फिर उससे दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, तो शब्द की तरह मान लीजिए उसको। एक शब्द है, उससे दूसरा जुड़ेगा, तो वो वाक्य की तरह बनेगा। तो नाटक में अभिनय का वाक्य बनाने के लिए ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है। जैसे हम कहते हैं कि भाई 108 जो है करण है, फिर अंगहार है, मंडल है, चारी है। चारी है ना जो हस्तक, जो हस्त है, और जो चारी यानी जो पैरों का जो मूवमेंट है, फिर उन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा। ये सारी जो चीजें हैं ये नाट्यशास्त्र सिखाता है। अगर आप नाट्यशास्त्र सम्मत शैली से नाटक करना चाहते हैं तो, और नहीं तो आप हास्य चूड़ामणि नाटक को ले सकते हैं, मेघदूतम को ले सकते हैं, मृच्छकटिकम को ले सकते हैं। किसी भी नाटक को लेकर अधिकतर लोग हम देखते हैं कि वे उसे यथार्थवादी शैली में करते हैं। और कई लोगों को यह गलतफहमी भी हो जाती है कि चूंकि नाटक संस्कृत का है इसलिए इसकी जो शैली है वो नाट्यशास्त्र सम्मत है, जो कि नहीं हुआ करती है। तो अगर नाट्यशास्त्र से आपको सम्मत शैली में नाटक करना है तो ये जो विभिन्न चीजें हैं उसमें मैं लोक नाट्यों को भी, लोक संगीत, लोक रंगमंच, लोक प्रथाएं, इन सबको, और हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको, कुड़ियाट्टम जैसे डांस ड्रामा फॉर्म को, इन सब के साथ जब हम उसका सामंजस्य बिठाएंगे, इन सबको इकट्ठा करके किसी नाटक को करने का प्रयास करेंगे, तब नाट्यशास्त्र सम्मत शैली आ पाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इन रंग रूपों में अथवा नृत्य रूपों में नाट्यशास्त्र एक तरह से बिखरा हुआ है।
वहीं वो हमें उपलब्ध होता है कि वो नाट्यशास्त्र में मान लीजिए कोई हस्तक है तो वो आपको किसी डांस फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको ग्रहण कर लेंगे। और देखिए इस बात का कितना खूबसूरत उदाहरण है कि 16वीं सदी में आसाम में जो मैं देखिए मैं नाम भूल रही हूँ, 16वीं सदी में आसाम में जो अंकिया नाट बना, वो विभिन्न चीजों को विचार करके और बनाया गया है। जैसे उन्होंने ब्रजावली को लिया और नाम घर है तो उसमें तीनों तरफ जो श्रोता दिख सके, तो वो जो विचार है वो जैसे कुडियाट्टम में भी होता है कि तीन तरफ दर्शक बैठते हैं और तीनों तरफ अभिनेता को सिर्फ एक तरफ को छोड़ के लगभग, वो तो हालांकि वो तो चारों तरफ होता है लेकिन तीनों तरफ के दर्शक उसको देख सके, इस तरह से उसको अपने आप को अभिनय करना पड़ता है। तो ये चीज जो है ये उन्होंने कुडियाट्टम से ली और विभिन्न प्रदेशों के नाटकों से एलिमेंट्स लेके, तत्व लेकर, और अंकिया नाट जैसा, अंकिया नाट हम देखते हैं तो हमें लगता है बहुत प्राचीन है, जबकि वो 16th सेंचुरी में नाट्य शास्त्र सम्मत और लोक परंपरा, जो आसाम की अपनी जो लोक परंपरा थी उसको लेकर बना हुआ एक, कहे हम अपेक्षाकृत एक वो नया फॉर्म है। मतलब क्योंकि बहुत बार ये होता है ना मैम कि बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं नाट्य शास्त्र लेकिन वो करते नहीं। लेकिन आपके साथ तो है कि आपने किया भी है, पढ़ाया भी है, आपने लिखा भी है। जैसे उरुभंगम पे आपने कुछ लिखा है बहुत अच्छा सा, कि जी आखिरी वाले चैप्टर को लेके कि किस तरह जी से हमारे यहाँ जिंदगी को देखा जाता है। मैं जी चाहूंगा उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं लोगों को कि आपने उसके बारे में, आपकी सोच कैसे बनी, किस तरह से बनी। जी जी। जी। ये वो उरुभंगम जो नाटक है, आपको पता है कि उसमें जो दुर्योधन है उसको सुयोधन कहा गया है। तो इसका सुयोधन में सु शब्द अच्छापन बताने के लिए भी होता है ना। और सुयोधना का एक बहुत सुंदर इंटरप्रिटेशन ये हुआ है कि सुयोधा यानी दुर्योधा यानी जिसे जीता ना जा सके, है ना। दुर्योधा से दुर्योधन शब्द बना है, लेकिन सुयोधना है यानी जिसको भीम ने जंघा तोड़ के आसानी से जीत लिया है। तो अब ये जो जंघा टूटा हुआ, ये जो जीता हुआ दुर्योधन है, वो रंगमंच पे प्रवेश करता है। मतलब उसमें महाकवि भास कहते हैं कि भग्नोरु युगलो, यानी जिसकी जंघा टूट गई है, ऐसा दुर्योधन रंगमंच पर प्रवेश करता है। अब यहाँ कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठा कि भाई टूटी हुई जंघा अगर किसी व्यक्ति की है तो वो रंगमंच पे प्रवेश कैसे करेगा। तो उसके लिए वो रंगपट्टी लाई जाती है। यानी आप अगर याद करें पनिक्कर जी के उसका जो मंचन है उरुभंगम का, कि वो रंगपट्टी आती है और उस रंगपट्टी के पीछे टूटी हुई जंघा वाले उस दुर्योधन का प्रवेश होता है। और वो तो क्या खूबसूरत उन्होंने दृश्य रचा है कि वो रंगपट्टी में बहुत धीरे धीरे कम से कम 10 या 15 मिनट लेता है, जिसमें हमें पता चलता है कि रंगपट्टी है, पहले उसकी आंखें दिखती है, फिर धीरे 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 उसका पूरा, क्योंकि वो राजा है तो उसका मुकुट, पहले मुकुट दिखता है, फिर आंखें दिखती है, फिर चेहरा दिखता है, फिर वो छुप जाता है, फिर धीरे हमको उसके पैर दिखते हैं जो कि ठीक है, वो पैर जो है अभी टूटे नहीं है, रंगपट्टी में उसके पैर दिखाए जा रहे हैं। फिर धीरे से उसका पैर फिसलता है और वो टूटी हुई जंघा वाला लगभग 10 मिनट में वो टूटी हुई जंघा वाला जो दुर्योधन है वो रंगमंच पर प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद आप देखिए कि क्या मतलब उनका जो सोच है कि एक तो है दुर्योधन जिसने प्रवेश किया, और भास ने जब उसको सुयोधन नाम दिया, क्योंकि भास की ये विशेषता भी है कि वे किसी खलनायक में भी या किसी किसी दुष्चरित्र में भी उसके जो सद्गुण हैं उसको वो देख लेते हैं। ये भास के लेखन की बहुत बड़ी विशेषता है।
तो वो जो सुयोधन उसको कहा गया है, उस सुयोधन को उसके थय्यम के रूप में पनिक्कर जी ने कल्पना की। यानी एक ही रंगमंच पर एक टूटी हुई जंगा वाला दुर्योधन और एक उसका जो आत्मन है, आत्मन के रूप में उसकी कल्पना की कि ये दुर्योधन है जो जिसकी जंघा टूटी हुई है, और एक थय्यम के रूप में उसके आत्मन के रूप में सुयोधन है। और उन दोनों का जो द्वंद्व है कि ये दुर्योधन है और ये सुयोधन है, इन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है वो वहां पर प्रकट हुआ है। और महाभारत का अगर हम एक मूल तत्व देखना चाहे कि मूल जो एक तरह से तत्व अगर उसमें देखें तो वो द्वंद्व ही है कि हर एक चरित्र का, चाहे वह कर्ण का हो चाहे वह कुंती का हो। तो ये जो यहाँ दुर्योधन का भी दुर्योधना और सुयोधना के रूप में जो द्वंद्व दिखाया गया है, वो उस दृश्य में आप देखेंगे कि अंत में इस दृश्य में वीरवाही विमान एक लेने आ रहा है दुर्योधन को। और वो जो विमान है वो उसमें उसके पुरखे बैठे हुए हैं और भीष्म पितामह हैं और गंगा आदि नदियां जो हैं वो उसको दिखाई देती हैं। और काक पक्षधारी अभिमन्यु है, अभिमन्यु कौवे की तरह वहां पर कोआ जो होता है जिसे हम कहते हैं उसकी तरह है, वो उसको देख रहा है और सारे पुरखे उसको लेने आ रहे हैं। और धीरे 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 आप देखेंगे कि पनिक्कर जी ने तो 2 छड़ियों का इस्तेमाल किया है रथ के लिए, और वो जो उसका आत्मन है यानी जो सुयोधन है उसमें वो जाके जो दुर्योधन है वो आपस में मिल जाता है, उसमें मिंगल हो जाता है, उसमें वो चला जाता है और वो 2 छड़ियां जो है आपको दिखाई देती हैं। इसी दृश्य को आप देखें कि जो रतनथयाम है उन्होंने भी क्या खूबसूरत वो दृश्य रखा, इट्स ए ट्रीट फॉर आवर आईज कि वो हंस हैं और सहस्त्र जो उसके 100 हाथों वाला जो हंस है वो आता है, उस पे वो आता है उसको लेने, जो रथ है उसको 100 जो हंस हैं वो श्वेत आभा वाले वो उसको हाँक रहे हैं। और उसके ऊपर अंत में जब हम देखते हैं कि क्या वो अद्भुत उस दृश्य की उन्होंने रचना की है कि वो जो हंस हैं उसके ऊपर हमें अंत में ऐसा ऊपर जैसे आकाश की ओर जाता हुआ, आप तो गोविंद चूंकि लाइटिंग करते हैं तो वहां क्या कमाल उन्होंने किया है कि वो जो दृश्य है उसमें उन्होंने प्रकाश व्यवस्था इस रूप में रखी है कि जो श्वेताभा है, वो जो श्वेताभा है उन हंसों के हाथों की, वो हमें किसी दूसरे लोक में ले जाती है, यानी वो किसी दूसरे लोक में जा रहा है। ये जो संकेत है इसके लिए उन्होंने कितना सुंदर प्रकाश व्यवस्था, वो जो हंस उनका रंग, और उसके लिए जो कक्षा विभाजन किया है जिसे हम कक्षा विभाजन करते हैं कि उसके ऊपर आके और फिर वो दुर्योधन ऐसे खड़ा होता है और वो अंत में जा रहा है। तो ये जो दृश्य है ये पता नहीं क्यों, एक तो भास ने उसको अद्भुत रूप से लिखा है, फिर जो ये रतन जी का मंचन है, पनिक्कर जी का मंचन है, उससे मैं इतनी ज्यादा प्रभावित होती हूँ कि वो कहीं ना कहीं मतलब मेरे लेखन में वो आ जाता है। मेरी एक कहानी है गुलदावदी, तो उसमें जो वो चरित्र है उसकी मृत्यु हो रही है, तो वो खिड़की से एक गुलदावदी का फूल है उस पर झांकता है और फिर वो उड़ने लगता है, और उड़ते हुए वो देखता है कि उसको नदियां दिखाई दे रही हैं नीचे, और वो जो नदियां हैं वो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी जो सफेद रिबन होती है उसकी तरह वो दिखाई दे रही है। तो मतलब ये जो दृश्य है वो जो लिखा हुआ है, क्योंकि लिखने में तो फिर आप अपनी कल्पना से, लेखक की अपनी कल्पना से वो दृश्य बनते हैं, उसमें कुछ चीजें आके जुड़ जाती हैं, कुछ होता है। तो ये जो दृश्य है वो गुलदावदी में अंत में जब इस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, जो लेखक के चाहने के बिना वो उस कहानी
से निकल जाता है और वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो दृश्य है उरुभंगम का, कहीं ना कहीं वो मन में रहा होगा, तो वो लिखने को भी एक तरह से प्रभावित करता वो मतलब वही कि आप लिखते भी हो तो कैसे प्रभाव पड़ता है, इतना बढ़िया आपने बताया कि किस चीज का है। जी कैसे प्रभाव पड़ता है देखने का जी जी राइटिंग में। जी इतना सुंदर जी। था सारा डिस्क्रिप्शन कि आंखों के सामने थैंक यू। क्रिएट हो जाता है वो। जी मैम एक चीज और, जैसे कि आपने बात की ना मैम कि पनिकर जी का प्ले और रतन दार का प्ले प्ले के बारे में आपने जी बताया। जैसे अगर लोक की बात करें तो दोनों जगह के जो लोक नाट्य हैं उनमें जी। क्लासिकलपन मौजूद है काफी हद तक, हाँ जो हाँ संस्कृत हाँ ड्रामा के लिए एक परिपाटी तैयार करता है। लेकिन जैसे हाँ। अगर जैसे कि के डी त्रिपाठी सर जी ने एक्सपेरिमेंट किया था कथक के साथ भी जी हाँ। नाट्य शास्त्र को जी करने की, जी। वो कहा तो कि उसमें वो एलिमेंट नहीं है उस तरह का उस फोक में। नहीं, देखिए बात यह है कि कथक में भी जो हस्तक है, जी या कथक में जो नाट्यशास्त्र, देखिए नाट्यशास्त्र कोई आपको ये थोड़ी कहता है कि मैंने जो बताया है उस हिसाब से आप, हमने ऐसा हस्तक बता दिया है तो अब आप नाटक में इसका ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे। उसको आप बदल के भी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन होता है कि वो किस फॉर्म को लेना चाहता है। जैसे एक तरह से देखा जाए तो कथक जो है वो उस नृत्य में जो भावों के, एक तो उसमें अभिनय जो प्रधानता है कथक में, कि जो पूरा सात्विक अभिनय है, क्योंकि कथक मूल रूप से मैं ये मानती हूँ कि जो उसमें अभिनय की प्रधानता वाली बात है, जो सात्विक अभिनय जो होता है उसके माध्यम से, जैसे पहले ठुमरी में भी, आजकल कम होता है, लेकिन ठुमरी में जैसे बैठे हुए हैं और वो गीत गा रहे हैं और उसका भाव प्रकट हो रहा है सिर्फ चेहरे से। इसी तरह मेरी दृष्टि में कथक के दो हिस्से हैं। एक तो जो नृत्य प्रधान है, नृत्य यानी जिसमें लयकारी आदि अधिक होती है, और एक नृत्य प्रधान है जिसमें भाव आदि होता है। तो भाव। वो जहाँ भाव की बात आ जाती है, उसमें जहाँ हस्तक की बात आ जाती है, तो डायरेक्टर का अपना जो इंटरप्रिटेशन होता है उसके हिसाब से वो उस फॉर्म को लेते हुए कोई भी नाटक कर सकता है। जैसा कि जो हमारे कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने किया और बहुत खूबसूरत किया। कि क्यों हमेशा ये होता है ना नाट्यशास्त्र को संस्कृत ड्रामा तक ही बांध दिया जाता है। तो आपने बहुत अच्छी जी बात बताई कि मतलब किसी भी ड्रामा को हम हाँ हाँ। इंडियन और क्लासिकल उसमें। जी इसके जी साथ मैम, में जी मैम गोविंद बताइए। एक चीज और जोड़ना चाहती थी कि जो नाट्यशास्त्र है वो केवल संस्कृत नाटक करने के लिए नहीं है। लोगों को सामान्यतः ये एक धारणा बनी हुई है कि नाट्यशास्त्र सम्मत अगर कोई आप नाटक करेंगे तो वो संस्कृत नाटक ही होना चाहिए। वो नाटक करने की विभिन्न, नाटक करने का आपको तरीका बताता है, नाटक करने का व्याकरण बताता है। उस व्याकरण से आप शेक्सपियर का नाटक कर लें, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? आप ब्रेख्त का नाटक कर लें, है ना? आप मृच्छकटिकम कर लें। अब मैंने कहा था कि मृच्छकटिकम को आप यथार्थवादी शैली में कर सकते हैं और शेक्सपियर को आप नाट्यशास्त्र सम्मत शैली में कर सकते हैं। तो हमें ये मानकर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए कि जो नाट्यशास्त्र सम्मत जो नाटक है वो संस्कृत भाषा में ही होगा। एक तो ये गलतफहमी है। देखिए हमारे सारा जो लोक रंग कर्म है वो अपनी अपनी भाषाओं में होता है ना? जैसे छत्तीसगढ़ी में होता है या मान लीजिए मलयालम में होता है, उन सब में कहीं ना कहीं नाट्यशास्त्र बिखरा है, लेकिन वो कोई संस्कृत भाषा में थोड़ी करते हैं। कुड़ियाट्टम में करते हैं कुछ हिस्से में। और इसी तरह आप पहले नाट्यशास्त्र को समझ जाइए, उसके बाद आप किसी भी तरह का नाटक, शेक्सपियर का नाटक, ब्रेख्त का नाटक, कोई नाटक आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपको नाटक कैसे किया जाए इसका व्याकरण, इसका शैली प्रदान आपको वो करता है। आपको वो एक तरह का विश्व दृष्टि देता है कि रंगमंच इस तरह से भी हो सकता है।
मतलब नाट्यशास्त्र ऐसा सोचता है कि ये इस तरह से हो सकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वहां इनोवेशन करने की या विस्तार करने की पर्याप्त गुंजाइश है। जैसे महाकवि भास के बारे में कहा गया है ना कि उनका जो जो मीर वर्थ है, उन्होंने कहा है कि उनका जो नाट्य पाठ इतना संक्षिप्त और नपातुला है कि वो आप किसी भी अभिनेता या निदेशक को देंगे तो वो अपनी तरफ से उसमें विस्तार करके, अपनी तरफ से उसमें चीजें जोड़कर वो उसको प्रस्तुत कर सकता है। जबकि जो दूसरे नाट्यकार हैं, मान लीजिए कालिदास हैं या मान लीजिए भवभूति हैं, उन्होंने उस तरह से पूरा पूरा नाटक लिखा है, सारे निर्देश भी दे रखे हैं कि उनको क्या करना है, अभिनेता को या निदेशक को क्या करना है। जबकि भास ऐसा नहीं करते। तो भास उस तरह से मैं समझती हूँ कि बहुत निकट है नाट्यशास्त्र की जो शैली है। खुद नाट्यशास्त्र भी इसी तरह है कि वो तो आपको नाटक करने का तरीका बता देता है कि ऐसे करना है, फिर आप अपना विस्तार उसमें आप अपना इनोवेशन कर सकते हैं, आप अपने तरीके से उसमें नाटक कर सकते हैं, आप उसमें अपनी कल्पना लगा सकते हैं, कल्पना का निवेश कर सकते हैं। तभी तो पूरे भारत में इतनी सारी रंगकर्म की और संगीत की और नृत्य की इतनी शैलियां हैं। और वो सब नाट्यशास्त्र से, जैसा आपने सुबह पहले ही प्रश्न पूछा था, नाट्यशास्त्र से वो समन्वय है इन सबका किसी न किसी रूप में। ये नाट्यशास्त्र से अपने आप को कोरिलेट करते हैं। तो इसलिए ये जो गलतफहमी है कि हम सिर्फ नाट्यशास्त्र को पढ़ेंगे तो संस्कृत भाषा में ही नाटक करेंगे या करना होगा, ये मेरी दृष्टि में बहुत ही गलत है। मतलब मैम कि हमें व्याकरण समझना है इंडियन क्लासिकल ड्रामा का। व्याकरण अगर समझना है तो कोई भी नाटक को हम उस फॉर्मेट में कर सकते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल व्याकरण को अच्छे से समझाना और समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी मैम, एक चीज़ बताइए, बहुत सारे राइटर थे उस समय, कालिदास थे, भवभूति थे, जी अष्टोघोष थे। तो आपने स्पेशली जो काम किया भास के ऊपर किया, उसके पीछे हाँ क्या सोच रहा आपका कि मैं मुझे भास पे ही काम करना है? क्योंकि इतने सारे बहुत सारे राइटर हैं। जी जी ये बहुत इसके पीछे एक परिहास भी है कि मतलब मैं जब मैंने संस्कृत में एमए कर लिया तो फिर मुझे शोध करना था। अ, अ, और ये बात है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी बीए, तब बीए में हम लोगों को स्वप्न वासवदत्तम नाटक था, तो वो मैंने पढ़ा था। फिर जब मैंने एमए कर लिया तो मेरे जो पिताजी हैं, उन्होंने, उनके गुरु थे आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी जी, बड़े विद्वान व्यक्ति थे वो। तो उनसे कहा कि ये जो है ये संस्कृत में पीएचडी करना चाहती है, तो ये नाटकों पे कुछ काम करना चाहती है, तो इसका मन है देखिए कि ये शोध करे। तो हमारे पिताजी ने कालिदास का नाम लिया कि कालिदास चूंकि संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध नाट्यकार हैं, तो मेरा मन ये था, ऐसा उन्होंने कहा कि ये क्यों ना कालिदास के नाटकों पर काम करे। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि यार गुंदेचा, कालिदास के नाटकों में घोड़े जब चलते हैं तो उनके पैरों से धूल कैसे उड़ती है, इस पर भी पीएचडी हो चुकी है। तो वहां पर कालिदास पर बहुत लोगों ने शोध भी किया है और बहुत विविध विषय जो हैं वो एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उन विषयों पर काम किया गया है। तो ये कालिदास को छोड़ के और किस पर काम करना चाहती हैं। तो फिर मुझे चूंकि मैंने ग्रेजुएशन में स्वप्न वासवदत्तम पढ़ रखा था और वो नाटक मुझे इतना अच्छा लगा था, और तब तो गोविंद समझ नहीं आया होगा कि इतना अच्छा क्यों लगा था, लेकिन शायद इसका एक कारण ये रहा होगा कि जो स्वप्न वासवदत्तम में जो एक अंक है जिसमें उदयन और वासवदत्ता की समुद्र ग्रह में भेंट होती है, तो वो जो एक तरह से
उदयन वहां जाके और लेट जाता है और फिर वहां वासव दत्ता पहुंचती है। तो वो जो उदयन है वो नींद में है, वो तो सोया हुआ है और वासव दत्ता जागृत है। और इन दोनों का डायलॉग महाकवि भास ने कराया है। तो स्वप्न और जागृति एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, यानी जागृति में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्वप्न से मिल रहा है और फिर वो कुछ कह रहा है और ये जवाब दे रही है। यानी आप देखिए कि दो समयों को कितने अद्भुत तरीके से भास ने, स्वप्न और जागृति को एक दूसरे में ऐसे मिंगल कर दिया कि हमें पता ही नहीं चला कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए। तो वो जो दृश्य है समुद्र ग्रह का, शायद उसने बहुत प्रभावित किया होगा। जब ग्रेजुएशन में थी तो मैंने कहा कि मैं महाकवि भास पे करना चाहती हूँ काम। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप भास पे काम करिए। तो जब मैं इस तरह से भास को चुना, और फिर संयोग की बात यह है कि बाद में जब मैं भास के बारे में बहुत अधिक पढ़ने लगी तो मुझे पता चला कि ऐसा कहा जाता है कि जो भास नाटक चक्र है, जिसमें महाकवि भास के 13 नाटक माने जाते हैं भास नाटक चक्र में, और भी हो सकते हैं। गणपति शास्त्री जी ने 13 की गिनती करवाई है। तो वो जो भास नाटक चक्र छपा हुआ है, तो वो ऐसा कहा जाता है कि उसको जब राजशेखर ने ये कहा है कि भास नाटक चक्र को जब अग्नि में डाला गया तो स्वप्नवासव दत्तम नाटक है वो जल नहीं पाया, वो अग्नि ने भी उसको ऊपर भेज दिया। वो नाटक अग्नि भी उसको न जला पाई। इसको मतलब ये बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस बात को कहा कि भाई जो क्रिटिसिज्म की जो अग्नि है, हम इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे कर सकते हैं कि क्रिटिसिज्म की जो अग्नि है उसमें कहीं कुछ कुछ तो निकल आया। यानी भास के अन्य नाटकों में कहीं कोई बात तो, क्रिटिक्स लोगों की आंखें तो बहुत तेज होती है, और पहले जो टीकाकार होते थे जो वो तो बहुत बहुत अधिक विद्वान होते थे। तो उसमें कहीं कहीं किसी न किसी नाटक में या मान लीजिए एकांकी में कुछ निकल पाया। लेकिन स्वप्न वासव दत्तम इतना परफेक्ट नाटक है नाटक की दृष्टि से, मतलब यानी जो 10 प्रकार कहे गए हैं नाटक प्रकरण भान, इनमें जो नाटक विधा है, नाटक इतना परफेक्ट नाटक है कि उसको क्रिटिसिज्म की जो अग्नि है वो भी नहीं जला पाई। तो ये मुझे फिर बाद में जब मैं कुछ अध्ययन वगैरह करने लगी भास पर, तो ये राजशेखर का कहा हुआ पता चला। और ये जो मूल एक तरह से कहेंगे कि जो प्रेरणा है, वो महाकवि भास का जो नाटक है स्वप्न वासुदत्तम, वहीं से आई होगी। भास, महाकवि भास का लेखन जो है वो इतना अधिक प्रभावी है, इतना इतना अधिक आपके भीतर चला जाता है कि शायद उसी ने कहीं भास पर काम करने को प्रेरित किया होगा। जी मैम, बहुत सारे लोग हैं, भूमकेश्वर जी हैं, आपको नमस्कार बोल रहे हैं, और विजयपाल नमस्कार। जी हैं, आपको नमस्कार बोल रहे हैं, नमस्कार। आनंद सिंह जी तेवर जी तनवर जी हैं, वो नमस्कार बोल नमस्कार। रहे हैं। और ये धीरज अग्रवाल जी का एक प्रश्न है मैम जी। कि क्षेत्रीय गैर हिंदी भाषाओं के लोक नाट्यों में नाट्य शास्त्र के पुत्र मिलते हैं, मगर क्या हिंदी के लोक नाट्य जैसे नौटंकी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि हिंदी का बेल्ट तो बहुत बड़ा है ना। तो उसमें आप रामलीला, रास, नौटंकी, फिर इधर जाएं तो जैसे मैंने नाचा की बात की, तो जो नौटंकी शैली भी जो है वो देखिए, चूंकि हमारे यहाँ ये जो पारसी थिएटर आया, रंग शैली आई, या मान लीजिए और भी जो दूसरी शैलियां हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है हमारी मतलब रंगमंच शैलियों को। तो मैं नौटंकी को उसी तरह देखती हूँ कि कुछ हिस्सा जो है उसका प्रभावित हुआ है, यानी वो उधर चला गया और कुछ चीजें बची रही। और फिर क्या होता है कि जो लोक होता है ना, खुद भरत मुनि कहते हैं
कि मुझसे कहना जो बचा रह गया हो, अंत में वो कहते हैं जो 36वां अध्याय है कि मुझसे जो कहना बचा रह गया हो वो उसको आप लोक से ग्रहण कर लें। तो लोक का मतलब यहाँ सिर्फ फोक नहीं है, लोगों में जो प्रचलित है। तो मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ कि नौटंकी क्यों नहीं हम उसको नाट्यशास्त्र सम्मत मानेंगे। खुद भरत मुनि कहते हैं कि भाई मेरे से कोई चीज छूट गई हो तो वो तो लोग जो लोग जिन चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका अभ्यास कर रहे हैं, वहां से आप उसको ग्रहण कर लीजिए। अब ये बात जरूर है कि कुछ चीजों पर कुछ दूसरी शैलियों का प्रभाव पड़ जाता है तो उससे उनका स्वरूप बदल जाता है, यानी नौटंकी जो है उसका स्वरूप बदला हुआ लग सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अंडर करेंट उसका जो योग है, यानी वो जो संबंध है वो तो जुड़ा हुआ है। और हमें यह जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को भी स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, आप यदि दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर हमले आदि कम हुए हैं, इसलिए वहां पर जो चीजें हैं उनका फॉर्म कम रूपांतरित हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ एक तो भक्ति आंदोलन आया और दूसरा ये जो सारी चीजें जो विभिन्न संस्कृतियों से हमारा जो समन्वय हुआ, कहीं पर फोर्स भी हुआ, समन्वय का मतलब हमेशा वो ऐसा हो जरूरी नहीं है, तो उसके कारण जो उसका रूप बदला, तो इसका जो क्या मूल रूप रहा होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। और अब वो नाट्यशास्त्र से उसका वैसा संबंध बैठे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसमें उसके कुछ एक ऐसी छटा होती है, कहीं छवि होती है, कहीं कुछ एक उसका बनक होती है कि हम पहचान लेते हैं कि अरे ये नाट्यशास्त्र है। और मैं चाहती थी कि आपके साथ बैठ के कभी नौटंकी हम देखेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे कि ये कहाँ, मतलब मुझे अच्छा लगेगा। ये आपने नहीं एक नहीं बात मैम, छेड़ी तो मुझे जी जैसे जैसे मैं तो यूपी का हूँ, इलाहाबाद जी से हूँ, तो हमारे यहाँ का तो फोक ही नौटंकी है ना। जी तो जी जी तो जी जैसे ये जो आप इन्होंने बात पूछी और आपने बताया, तो उससे जी मुझे लगता है जैसे उसमें गायन है, गायन प्रधान होता है, हाँ गायन अपने तरह का हाँ एक अलग गायन है, और उसमें डांस भी हाँ होता है थोड़ा थोड़ा, और हाँ वाचन भी है, हाँ वाचन की भी अपनी स्टाइल है। हाँ ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल हाँ बोल रहे हैं, उसमें तो सारा कुछ हाँ गा के ही वो हाँ बोलते हैं। एक बिल्कुल। समय की बात है, तो जो नाट्य शास्त्र में बात होती है कि आपको नॉर्मल वाचन नहीं हाँ करना है, तो हाँ जो हाँ आप हाँ बता रहे हैं कि फोक में सारे एलिमेंट होते ही होते हैं, हाँ हाँ। और यहाँ तो मैं मुझे एक बात जोड़ना जी चाहती थी कि जैसे हम सामान्य भाषा में भी कहते हैं अरे नौटंकी मत करो, मतलब अतिरेक मत करो। नौटंकी का मतलब है यहाँ अतिरेक, तो हर चीज का नौटंकी में अतिरेक है। बात को भी जैसे आपने अभी गा के बताया उसका अतिरेक है, अभिनय का अतिरेक है, वेशभूषा का अतिरेक है। तो वहां वो अतिरेक के थ्रू उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और उसके सांस्कृतिक कारण, जो स्थानीय कारण है और जो एक तरह से राजनीतिक कारण है, वो सारी चीजें जब जोड़ती है उनको हम एक दृष्टि से, जब हम उनको उनको जोड़ के देखते हैं तब हमें समझ आता है कि ये इस रूप में क्यों है। जी मैम, वैसे आपका पणिका जी से मिलना कैसे हुआ, क्योंकि आप बहुत बार बताते हो कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सी इत्तेफाक है। हाँ तो मैं चाहूंगा कि जी मतलब लोगों को भी पता चले कि कैसे मिलना हुआ, किस तरह आप मिले पणिका जी से। जी जी जी, वो बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। मैं अपने मित्रों को भी बताती रहती हूँ कि जब महाकवि भास पर मैं काम कर रही थी तो पनिक्कर जी कालिदास समारोह उज्जैन में आए हुए थे विक्रम और वशियम नाटक करने। तो जो मेरे गुरु और मित्र हैं उदयन वाजपेयी, उन्होंने कहा कि अरे पनिक्कर जी उज्जैन में आ रहे हैं, और वो तो भास के बहुत बड़े मतलब इस वक्त भास पर काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो तो पनिक्कर जी हैं, तो तुमको जाना चाहिए उज्जैन उनसे मिलने। तो उज्जैन तो चूंकि हमारा तो जन्म ही उज्जैन का है, तो उज्जैनी नगरी तो अपनी ही है। तो वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद
कालिदास समारोह में पनिक्कर जी आ चुके थे, तो मैंने उनको फोन किया और फोन करके पूछा कि क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमारा जो नाटक है वो शाम को है, सुबह तुम 9 बजे आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पता किया तो वो अशोक यात्री निवास है एक वहाँ, उसमें ठहरे हुए थे। तो अशोक यात्री निवास में जब मैं पहुंची तो मैंने रिसेप्शन पे पूछा कि मुझे उनसे पनिक्कर जी से मिलना था, वो कहाँ होंगे। तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कहा कि असल में वो सब लोग सामने जो हॉल है वहां पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आप वहां चली जाइए, पनिक्कर जी भी आपको वहीं मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं धीरे 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 वहां गई। जाने के बाद वहां जो अंदर मैंने हॉल में झांका तो वहां कोई 20-25 लोग थे, वो मलयालम भाषा में बात कर रहे थे। अब आप सोचिए कि एक लड़की शोध कर रही है और जो काफी मतलब पनिक्कर जी से मिलने गए, तो मुझे थोड़ा सा भय भी लगा कि अब मैं मलयालम भाषा में सब बात कर रहे हैं और मैं पनिक्कर जी को कैसे ढूंढूंगी और कहाँ मतलब किस कैसे मैं जाऊं अंदर, क्या करूं। तो मैं 2 मिनट खड़ी रही वहां पर, और खड़ी रहने के बाद मुझे जो सबसे एक कोमल चेहरा, सदाशयी चेहरा लगा कि मैं इनसे जाके, एक व्यक्ति है, इनसे जाके मैं बात कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ कि मुझे पनिक्कर जी, क्योंकि उनको देख के मुझे लगा कि पनिक्कर जी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा रखी थी। तो धोती ऊपर चढ़ा के और बहुत ही मतलब बहुत ही मुझे उनके चेहरे पे भोलापन और सदाशयिता दिखी। लगा कि मैं इस अकेले व्यक्ति से बात कर सकती हूँ। तो मैं वहां गई और मैंने उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू मीट पनिक्कर जी। तो पनिक्कर जी ने जो अपनी धोती ऊपर चढ़ा रखी थी उसको नीचे उतारा और कहते हैं आई एम पनिक्कर, टेल मी। तो उनसे इस तरह भेंट हुई। और वो जो सादगी थी उनकी कि उन्होंने नीचे धोती उतारी और ऐसे डबल ऐसे कर लेते हैं ना, ऊपर चढ़ा लेते हैं उसको नीचे उतार के, यस आई एम। तो मैंने कहा अरे बाप रे, ये है पनिक्कर जी। तो उनके जो पहला ही जो उनसे भेंट थी उसने इतना ज्यादा प्रभावित किया। फिर मैं उनसे बातचीत करती रही और दोपहर हो गई। फिर वो बताते रहे कि कैसे उन्होंने, चूंकि शाम को वो विक्रम और वशियम करने वाले थे, तो वो जो वृक्ष है, वो जो लता है जो जाके उर्वशी जो बन जाने वाली है, वो किस तरह रस्सी की बनाई है और वो कहाँ से प्रभावित हुए हैं, सब बातें करते रहे। भास के बारे में बातें करते रहे। फिर उन्होंने, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, पर उन्होंने ही कहा कि व्हाई डोंट यू कम टू सोपानम। तो फिर कई बार फिर मेरा सोपानम जाना हुआ। और एक बार तो ऐसा हुआ गोविंद जी कि कोच्चि में एक सेमिनार था। तो संयोग से उस सेमिनार में मुझे बुलाया गया था, तो मैं गई। वहाँ पनिक्कर जी थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ से मैं त्रिवेंद्रम, मतलब पहले ही मेरी बात हो गई थी कि मैं आपके साथ त्रिवेंद्रम चलूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये सेमिनार वहाँ संगीत नाटक अकादमी के वो शायद उस वक्त चेयरमैन थे या सचिव थे, वो थे वहाँ। फिर हम ट्रेन में बैठ के, ट्रेन जो थी वो कोच्चि से चली और त्रिवेंद्रम की ओर बढ़ने लगी। तो जैसे ही बढ़ने लगी तो हम बातचीत करते रहे। बीच में कोई आए तो वो नमस्कार करे और मलयालम में बात करे और अरे सर पनिक्कर, वो कावालम नारायण पनिक्कर, ऐसे करके। और मतलब जो भी निकले उधर से, मान लीजिए अपने यहाँ उत्तर भारत में कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है और वो निकलता है, लोग देखते भी नहीं है, हैं, और वो निकल रहे तो अरे पनिक्कर, बिल्कुल पहचान लेते उनको। और पहचानने के बाद उनके पास आए और एक महिला आई। उस महिला ने अपनी बच्ची को बताया कि ये पनिक्कर जी है। उसने पैर छुए, फिर कहा कुछ मलयालम में कहा उसको। तो मैं समझ नहीं पाई, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो बच्ची है और इसकी माँ है, ये क्या कह रही थी आपसे। तो बोले ये कह रही थी कि इसकी किताब में मेरी कविता है, इसकी जो स्कूल की जो किताब है उसमें मेरी एक कविता है और वो इसको बहुत अच्छी लगती है। और वो कविता उस बच्ची ने फिर पढ़ के भी बताई। तो ऐसा जो प्रेम है अपने कलाकारों के प्रति
मैं देखती हूँ कि चाहे वो बांग्ला समाज हो, चाहे मराठी समाज हो, चाहे मलयालम समाज हो, अपने कलाकारों के प्रति, अपने संस्कृति कर्मियों के प्रति, अपने संगीतकारों के प्रति ये जो उनकी श्रद्धा भाव है, ये जो निष्ठा है, ये बड़ी अद्भुत मुझे लगी। तो वो फिर मुझे सोपानम लेके गए, और सोपानम जब हम गए तो वहां पर पनिक्कर जी को विभिन्न लोगों के फोन आते थे, और मैं आपको क्या बताऊं कि जो लोग उनको जानते हैं कि पनिक्कर जी कितने समावेशी व्यक्ति थे, और ये समावेशी का गुण हुए बिना आप रंगमंच कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे लोगों को आपको इकट्ठा करना है, फिर संगीतकार को, इसको उसको, इतने सारे लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करके और फिर कोई कृति आपको, फिर नाटक तैयार करना है। तो पनिक्कर जी को कोई फोन आता था, तो एक बार अयप्पा पनिक्कर जी जो है उनका फोन आया, तो उनसे बात करते रहे, और संगीता गुंदेचा इज हियर, शी इज वर्किंग ऑन भाषा, शी इज टॉक टू हर। अरे भैया, उनको फोन, इतने बड़े वो लेखक आपको फोन पकड़ा दिया, फिर मैं उनसे बात कर रही हूँ। इसी तरह के कोई आर्किटेक्ट थे बड़े वहां के, उनका फोन आया, तो वो उनको बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो आई हुई है। तो बहुत समावेशी व्यक्तित्व था उनका, कि वो किसी से फोन पे भी बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि आप उसमें शामिल नहीं हैं, वो आपको इंक्लूड कर लेते थे हर चीज में। अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 को वो इंक्लूड करने की उनमें क्षमता। ये मुझे एक बहुत उनके जो व्यक्तित्व है उनका बहुत बड़ा गुण जो है वो जान पड़ता है, और जो उनके, जो मुझे लगता है कि ये मतलब एक तरह से रंगमंच का ही गुण है, रंगकर्म में आने का ही गुण है, ऐसा व्यक्ति ही रंगकर्म कर सकता है। नहीं मैम, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि हमें भी एक बार मौका मिला था सर के साथ एक नाटक करने का, तैयब तैयब। तो सर जब भी वाह। आते थे सिखाने, तो अपनी धोती मोड़ते जी। थे, पहले धोती मोड़ेंगे फिर उनका नाटक शुरू होगा, गाना शुरू होगा। मतलब जैसे लगता है कोई हाँ सिपाही जंग लड़ने नहीं जा रहा है, कि मुझे हाँ, काम जी करने जी जाना है, जी। अब मुझे तैयार होना है उसके लिए। हाँ मोड़ के फिर वो जी शुरू हो जी जाएंगे गाने के लिए। जी मतलब जी उनको तो जी। स्वर की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, बस आए और सर शुरू हो गए, पूरा प्लान करके आते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल इतना बिल्कुल बिल्कुल। मजेदार था उनके साथ वो एक महीना रहना वहां पे। जी अच्छा जी मैम, आप कविता भी लिखते हो, है ना? जी मतलब कविताएं जी भी करते हो, तो कविताओं का जी। भी क्या कोई रिलेशन है नाट्यशास्त्र के साथ, या कैसे शुरू हुआ आपका कविता करना? अब देखिए, जो नाट्यशास्त्र है वो तो समस्त कलाओं और विद्याओं का शास्त्र है ना। और इसका आपने जो कविता से संबंध पूछा, तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि नाट्यशास्त्र सिर्फ आप देखिए कि जो उसमें एक चैप्टर है वो संगीत पर है, एक अभिनय पे है, एक नहीं, कई कई अभिनय पे कई सारे हैं, फिर भाषा पे कई सारा है। ये जो आप बात पूछ रहे हो, इसको बहुत क्लैरिटी के साथ नाट्यशास्त्र के बाद का एक ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसका मैं उदाहरण देती हूँ तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि ये राजा वज्र थे, उन्होंने मार्कंडेय मुनि से पूछा कि मैं धर्म की प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। बोले उसके लिए आपको जो है मंदिर बनाना चाहिए, और मंदिर में देवत स्थापन करें, और फिर उसके बाद जो है उसके उसके बाद पूजा ध्यान आदि जो भी एक प्रक्रिया है, वो धर्म का एक साधन है, ऐसे उन्होंने कहा। उनका कि अच्छा है, तो आप मुझे जो आपने कहा कि देवत स्थापन स्थापन करना है, तो मैं देवत स्थापन कैसे करूं। तो उन्होंने कहा भाई, देवता को स्थापित करने के लिए तो पहले तो वो बनाना पड़ेगा मंदिर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैं मंदिर बनाता हूँ। तो बोले मंदिर बनाने के लिए तो तुमको तो पहले आर्किटेक्चर का ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मुझे आप आर्किटेक्चर का ज्ञान दीजिए, स्थापत्य कला का ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा उसके लिए तो पहले, मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता रही हूँ, उसने कहा उसके पहले तो आपको जो है चित्रकला का ज्ञान होना चाहिए।
कहा कि ठीक है, तो फिर चित्रकला का ज्ञान दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उसके लिए तो आपको पहले जो है नृत्य का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर आप उसी से शुरू करिए। बोले नहीं, उसी से शुरू नहीं कर सकते, उसके लिए तो पहले संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। बोले ठीक है, तो फिर संगीत से शुरू करते। बोले नहीं, उसके लिए पहले भाषा का ज्ञान आवश्यक है। तो वो भाषा से शुरू करके आते हैं, और ये तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अंतर गुंफित है। इस बात को जो हिंदी लेखक हैं और मेरे गुरु भी हैं उदयन वाजपेयी, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इन चीजों का विस्तार किया है कि कैसे कलाएं एक दूसरे से अंतर गुंफित हैं। वो एक कला में दूसरी कला किस प्रकार से समाई हुई है, इसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा है। तो जो आपने भाषा की बात कही कि नहीं मैम, भाषा, आपकी बात से जी वो नाट्यशास्त्र का एक पहले चैप्टर में श्लोक है ना, मुझे याद आ गया, जो बचपन में हम जी सीखते थे। ना सा विद्या हाँ, ना सा कला ना सा योगे नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। मतलब बिल्कुल वो याद बिल्कुल। आ गया कि जो कुछ भी है सब सब कुछ है। सब कुछ है उसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाट्यशास्त्र में ना हो। तो इसलिए चूंकि कविता तो भाषा से होती है, मतलब सिर्फ भाषा से नहीं होती, उसका मुख्य साधन भाषा है। तो फिर वो ये सारी चीजें तो एक दूसरे से अंतर्गुंफित है। तो वो किसी न किसी रूप में फिर उस कविता करने का भी एक एक प्रेरणा मिली होगी। तो मैं चाहूंगा कि आपको जो बहुत पसंद है कविता, अगर आप उसके दो शब्द बोलना चाहें, या किसी के ऊपर आपने कोई कविता लिखी हो जो आपको लगता है कि आप को याद है, अच्छा, आप बोल सकते हैं। वैसे ये यहाँ कविता के लिए थोड़ा अलग किस्म का वो होता है, लेकिन फिर भी आपने गोविंद आपने कहा है तो एक कविता है अंधा युग, जो हमारे समय के, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, महान रंगकर्मी है श्री रतन थियाम, उनको समर्पित है। तो अगर आप कहें तो मैं वो कविता सुना सकती हूँ। मैम 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 जरूर मैम, क्योंकि दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्या बहुत सारे लोग, कि मतलब हबीब जी जी, रतन जी और पनिकर जी, मतलब वो तो जी हमारे देश की शान है इन चीजों। जी जी जी। मैम, जरूर मैम। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि उनसे कुछ मुझे सीखने को मिला, और अभी भी लगातार उनसे संपर्क रहता है। कोई भी कहीं भी कोई अगर मान लीजिए कहीं अटक जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम रतन जी के पास जाके उनसे पूछ सकते हैं। तो वो एक तरह के, मेरे हिसाब से वो एक उस तरह के इंस्टीट्यूट जैसे हैं कि हम किसी भी चीज में कहीं भी अटक जाएं। यानी आप देखिए कि जिसको हम कहते हैं कि नाट्य शास्त्र में और कलाओं के अंतर्गुंफन की बात जो हमने की, तो रतन जी नाट्य निर्देशक भी हैं, वो कवि भी हैं, वो चित्रकार भी हैं, वो क्या नहीं है, आप ये बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में जो रंग निर्देशक होता था, और उसमें ये सारी चीजें होने की कल्पना की जाती होगी, तभी तो नाट्यशास्त्र इन सारी विद्याओं के बारे में, इन सारी कलाओं के बारे में चर्चा करता है, उतना विस्तार से और इतनी गहराई से करता है। तो मुझे लगता है कि उसका जो चलता फिरता जीता जागता जो उदाहरण है वो रतन जी है। तो उन्होंने एक नाटक किया है अंधा युग। कविता का जो टाइटल है वो अंधा युग है, और ये जो कविता है वो आदरणीय रतन जी को ही समर्पित है। तो मैं वो सुना देती हूँ आप। अंधा युग। विदुर अंधे हो गए हैं न्याय से, अश्वत्थामा देव की मार से, अपनी प्रतिज्ञा से भीष्म, दुर्योधन अभिमान से, भरी सभा में हुए तिरस्कार से द्रौपदी, अपने द्वंद्वों से कर्ण, और युधिष्ठिर धर्म से। गांधारी, ओ गांधारी, केवल तुम्हारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, केवल मैं अंधा नहीं हूं,
लेकिन कृष्ण, किस चीज ने अंधा किया कृष्ण को? तुम्हारे श्राप के भाजन बने वे। गांधारी, ओ गांधारी, केवल तुम्हारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। केवल मैं अंधा नहीं हूं, ये सब अंधे हो गए हैं अपने अपने औजार से। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक बहुत सुंदर था मैम। और सच में आपके साथ गपशप करके इतना मजा आया कि मैं क्या बोलूं। मतलब ये तो समय ऐसे ही चलता रहे और हम सब जी। बातें करते रहे और इतनी सारी ज्ञान की बातें कि मैं क्या बोलूं। लेकिन समय होता है कि मतलब उसको थोड़ा सा विराम भी देना पड़ता है, रोकना भी पड़ता है। तो जी। मैम इसी के साथ इसको यहाँ पे रोकते हैं, विराम देते हैं। फिर आपको जी। बुलाऊंगा, मैं आपसे फिर बातें करूंगा, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं कि कहीं खत्म नहीं हो सकती। तो हम बात करते जी। रहेंगे मैम जी। लगातार, है ना। जी। अभी ये तो बातों की बहुत नदी है, बहती रहती है, कभी इस तरह से और कभी आप वैसे भी आएंगे तो बातचीत होगी। और यहाँ पर जी जो भी लोग इस बातचीत से जुड़े हुए हैं, उन सब के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, उनकी आभारी हूँ कि वो यहाँ पर हैं और गोविंद और मेरी बातचीत सुन रहे हैं। नमस्कार। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार। धन्यवाद।